मजीद बजट की बात हो रही है और आज हमने कोशिश की कि कल की प्री बजट और अब पोस्ट बजट ट्रांसलेशन का सिलसिला हमारा जारी है। और ट्रांसलेशन में मैं बिलाल खान ने ज्वाइन किया है। बिलाल बिलाल ठीक है। वेलकम। और वेल थैंक यू किस सो तरह मच देखते हैं बजट को? जफ़ी, थैंक यू सो मच। और हम देख रहे हैं कि सुबह दोपहर से ही जो है वो ट्रांसमिशन चलती दिखाई दे रही है। फिर बजट पेश किया गया। बजट के अंदर भी जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हद तक हमने देखा कि जो नंबर गेम के ऊपर कल हम बात कर रहे थे ज़फ़ीर, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं फुलफिल होती दिखाई दी। लेकिन अभी सवालात बहुत सारे हैं जो आप लोग भी काफ़ी देर तक डिस्कस करते रहे हैं तमाम चीज़ों को, और इनके हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट जो है वो मौजूद हैं। आप दोपहर से देख रहे हैं, हमारे एंकर पर्सन हैं, होस्ट हैं यासिर। यासिर, आप दोपहर तक जो है वो शाम तक यहाँ इस सीट पर थे और तमाम चीज़ों को जो है हमारे साथ पैनलिस्ट थे उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। अब आपसे भी थोड़ा सा हम ये तज़िया लेना चाहेंगे कि जो बजट है, जो नंबर गेम हम कल तक डिस्कस कर रहे थे, 9.5 अरब की बात की हमने, वो भी कहीं ना कहीं टच किया इन्होंने। जीडीपी की बात की, उसके ऊपर भी हमने देखा कि कहीं टच किया। क्या लगता है कि अपने जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने में कामयाब रहे? बिल्कुल जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया पहले आप दोनों का कि आपने मौका दिया हम अपनी बात जो है वो कह सकें। सुबह से जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, तमाम फिगर्स जो है वो हमारे सामने हैं। इसके ऊपर इन डेप्थ एनालिसिस आज हुआ है। ठीक है। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद रहा है, उनसे भी हमारी डिस्कशन जो है इस बारे में जारी रही है कि उन्होंने इसको कैसा एक्सपीरियंस किया। वेल ऑन एंड ऑल अगर हम इस बजट का जायज़ा लें तो ये हमें बड़ा बैलेंस बजट नज़र आता है। ठीक है। मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमारे इस वक्त प्रोवाइडेड सर्कमस्टांसेस हैं, जो गिवन सिचुएशन है उसमें बहुत क्रिटिकल हो गई है। एक तो सबसे बड़ा जो हमारे लिए चैलेंज रहा वो फॉरेन रिजर्व्स बिल्ड करने का था। अच्छा, ये एक ऐसा मसला है जिसकी वजह से अभी तक हम देख रहे हैं कि हमारे नंबर्स जो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। चीज़ें हमें डिसऑर्डर नज़र आ रही थी। बार बार इस चीज़ के ऊपर बात हो रही है कि चीज़ों को ऑर्डर किया गया है इसमें, क्योंकि इस वक्त हम ज़्यादा रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं थे। और कोई भी गवर्नमेंट होती, इसके अलावा भी अगर कोई गवर्नमेंट होती, तो इस पहले बजट के अंदर डिलीवर जिसको आप कहते हैं कि करते आवाम को रिलीफ की शक्ल में, वो नहीं दिया जा सकता था। क्योंकि आपको मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ जाना ही होगा, और बिल्कुल वैसे ही हुआ एज एक्सपेक्टेड, जिसको हम काफ़ी देर से हाईलाइट कर रहे हैं, काफ़ी देर से डिस्कस कर रहे हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ हम गए। और उसकी वजह यह है कि हमारे पास इस वक्त ज़्यादा स्पेस नहीं है। हमारी जो डेट लाइबिलिटीज़ हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, रिजर्व्स बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हुए हैं, सिंगल डिजिट के अंदर आ गए, ये एक बड़ा कंसर्न था। फिर ये क्योंकि नया पॉलिटिकल सेटअप था, आईएमएफ के साथ जो टर्म्स कंडीशंस हमारी जो इससे पहले सेट हुई थी, वो नहीं हम उनको अभी सही तरह से इम्प्लीमेंट कर पाए थे। और एक बड़ा मेजर आउटफ्लो डॉलर की शक्ल में हो गया, रुपी डॉलर की पैरिटी बड़ी डिस्टर्ब हो गई। तो ये बैक टू बैक जो हमारे जो चैलेंजेस थे, इसको एड्रेस करना ज़रूरी था। इस बजट के अंदर उसको काफ़ी हद तक जो है वो एड्रेस किया गया है। अब मसला ये है कि किसी भी गवर्नमेंट के लिए, पॉलिटिकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए मसला ये होता है कि वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करे। पिछली जो गवर्नमेंट रही है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो किसी ना किसी तरह से इन्फ्लेशन को कम करे। ठीक है। देखिए, सबसे पहले समझने की ज़रूरत यह है कि जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है वो बड़ा क्रिटिकल हो गया है। और अब देख रहे हैं कि हम 2 साल से हमारी या पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट थी। ठीक है। स्टेगनेंट इकोनॉमी जब भी होती है तो उसके बाद उसमें बूम आता है। ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि जैसे ही हमने देखा कि डिमांड कम हुई, उसके बाद हमने देखा कि चीज़ों की जो प्राइसेस थी वो कम हो रही थी। लेकिन जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, एकदम से डिमांड आई है, तो उसमें हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन के अंदर भी इजाफा हुआ। जो हमारा जो सीपीआई के नंबर थे वो भी बढ़ गए। अच्छा जी, दूसरी तरफ हमने जैसा भी निशानदेही की है कि हमारी क्योंकि प्रोडक्शन बहुत स्लो रही है, हमारी बिजली की जो पर यूनिट कॉस्ट है वो रीजन में सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्शन हम वैसे ही कम की तरफ चले गए, हम नेट इंपोर्टर्स हो गए, इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना दिया गया ओवर द ईयर्स, क्योंकि हमने जिस तरह के फैसले लिए थे वो तमाम चीज़ें इनकर्ड होकर शक्ल ये बनी कि हमें जो है इस वक्त ये जो चैलेंजेस का हम सामना कर रहे हैं वो हमें नज़र आ रहा है। जी जी यासिर, जिस तरह बात करते हैं, फिर हम जब बात करते हैं इस वक्त आईएमएफ बड़ा फैक्टर है, और ये बजट जो है वो इतना आसान नहीं था मौजूदा हुकूमत के लिए, मुश्किल फैसले। एक चीज़ जो फील होती है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में पहले ही इजाफा कर दिया गया ताकि बजट में ना करें, और सारा मलबा चूंकि बजट पे गिर जाता, और इस दफ़ा थोड़ा सा इन्होंने कंट्रोल किया, और अब 10-15-20 दिन के बाद जो 30% है वो इजाफा लगेगा। आप समझते हैं जो बजट था वो बैलेंस था, और मुश्किल ज़रूर था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बजट नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगेन ज़फीर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बजट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मैंने जैसा भी अर्ज़ किया
कि हमारे पास रूम बहुत कम रह गया था। दूसरी तरफ एक बड़ी अनफॉर्चुनेट ये रही है कि इंटरनेशनल मार्केट है, उसमें हमने देखा बड़ी तेजी से ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ। वो रशिया और यूक्रेन वाले इशू के बाद खास तौर पे हमने देखा बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी आई, मार्केट में बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन स्टार्ट हो गई। तो ये एक वजह बना, क्योंकि रशिया के साथ जब सबने अपने जो जितने भी ट्रेड टाइज थे उनको खत्म किया, यूरोप ने, अमेरिका ने, तो ये एक बड़ी वजह बना जिसकी वजह से बिल्कुल से आपने सही निशानदेही की। इस पे मजीद बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया है जनाब असद अली शाह साहब ने, माहिर है माशी अमूर के और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम माशी अमूर पे। शाह साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। जी थैंक यू। शाह साहब, बजट चूँकि आपने गो थ्रू हो चुके होंगे, बजट पेश कर दिया गया है, किस तरह देखते हैं ओवरऑल इस बजट को? जी मैं आपसे जो भी बात मैं सुन रहा था, जो कमेंटेटर मुझसे पहले आप काफी हद तक यासिर साहब जो हैं वो काफी अच्छा उन्होंने आई थिंक डिस्क्राइब किया है सिचुएशन को। देखें, अंडर द सर्कमस्टांसेस मुझे भी ये काफी रीजनेबल बजट लग रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि ये बजट कोई मेजर रिस्ट्रक्चरिंग करेगा या मुल्क को टर्न अराउंड कर देगा, लेकिन अंडर द सर्कमस्टांसेस इस टाइम में मेरे ख्याल में ज्यादातर मेजर्स ठीक हैं। कुछ मेरे ख्याल में चीजें जो है वो पॉलिटिकल हैं, जैसे पॉलिटिकल होती हैं हर गवर्नमेंट में। जी जी। सबसे पहली प्रायोरिटी इस गवर्नमेंट के लिए या किसी भी गवर्नमेंट के लिए यही होनी चाहिए कि हम IMF का प्रोग्राम कैसे रिवाइव करें। ठीक है, क्योंकि देखें पाकिस्तान की सूरत हाल हम सबको पता है कि ये बात सही है कि इस वक्त पोस्ट कोविड जो है पूरी दुनिया में एक कमोडिटी इन्फ्लेशन साइकिल है, जैसे पहले डिस्क्राइब किया गया, और उसके बाद फिर यूक्रेन की इन्वेजन ने ऑयल प्राइसेस जो है वो 100% से भी ज्यादा बढ़ा दी हैं, $120 से ऊपर चली गई है, जो कि किसी ने बजट नहीं किया था। तो उसका ये सारी चीजें मिला के फिर जो गवर्नमेंट ने IMF, जो पहली गवर्नमेंट ने IMF की जो कंडीशनैलिटीज थी, ठीक है, उन्होंने सब्सिडी, मतलब उसमें बजट में तो ये कहा गया था कि हम अपना पेट्रोलियम लेवी टैक्सेस लगाएंगे, बजाय इसके कि वो टैक्स लगाते, और टैक्स सही है, मुनासिब है कि नहीं लगा सकते थे, इतनी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन ये भी मुनासिब नहीं था कि आप जो है प्राइस बजाय इसके कि इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से सब्सिडी तो ना देना उसमें, वो प्राइस और कम कर दी उसको। तो वो सब्सिडी जो है ना वो उसने काफी मेरे ख्याल में पिछले 3-4 महीने में टर्बुलेंस जो है वो बहुत बढ़ा दी है इकोनॉमी में, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ा दी हैं, और उसी वजह से आप ये देखें कि IMF प्रोग्राम पहले ही सस्पेंडेड था, और जनवरी में जब ये रिवाइव हुआ था तो उसमें काफी क्रिटिसिज्म था अर्लियर गवर्नमेंट के ऊपर। शौकत तरीन साहब ने जो बजट दिया था कि आपने बहुत ही मुल्क को उसमें भी बहुत वल्नरेबल कर दिया था उस बजट में, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंशनरी बजट था, जिसकी वजह से ऑलरेडी आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। और ये पाकिस्तान की शाह साहब, इसमें आप समझते हैं, चूंकि IMF का आपने जिक्र किया, और IMF ये बजट जो है बड़ा जरूरी था IMF के लिए भी, चूंकि अभी IMF के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान डेडलॉक बरकरार है, ये बजट कितना उनके जो टारगेट है उनको मीट कर रहा है आपकी नजर में, और क्या इस पे जो एग्रीमेंट हमारा साइन होना है वो हो पाएगा? देखें, बात यह है कि उम्मीद तो यही करनी चाहिए, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। अगर IMF के साथ नहीं होता है रिवाइव, जी जी, और इन्होंने भी, जैसे मैंने कहा, जस्ट टू कंप्लीट दिस, के जो प्रीवियस PTI की गवर्नमेंट है उन्होंने कई अच्छे काम भी शुरू किए थे, लेकिन ये जो पिछले 6 महीने में और बल्कि पिछले 1 साल में एक्सपेंशनरी बजट, और शौकत तरीन साहब ने जिस तरीके से पहले आए कि जी मैं IMF से इस तरह से बात करूंगा और मैं नेगोशिएट करूंगा, उन्होंने कोई नहीं सुनी उनकी। इसी तरीके से ये भी आके इन्होंने भी नेगोशिएट करने की कोशिश की है। आई एम वेरी क्लियर कि IMF कहता है भाई यू पुट योर ओन हाउस इन ऑर्डर। वो कहते हैं कि आपके पास पैसे हैं नहीं और आप जो है सब्सिडी दे रहे हैं आप। तो बात यह है कि अब इन्होंने 40 दिन इन्होंने भी लगा दिए उसको करने में, कुछ प्राइस इंक्रीज की है, अभी भी सब्सिडी है उसमें। तो ये खामखा की ये जिद कर रहे हैं हमारे ठीक है जो है ना शाह साहब।
बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, आपकी तरफ भी आएंगे। यासिर, ये खसारे की अगर बात करें, बजट का जो औसतन खसारा है 8.6% रहा है, जो कि वज़ीर ख़जाना खुद इस चीज़ को बता रहे हैं। ये जो तहकीकात हो रही हैं, जो चीज़ें हैं, तो उससे ये पता लगता है कि भाई खसारा और बढ़ेगा इस अगले 1 महीने के अंदर। इन्फ्लेशन की हमने पहले भी बात जो है वो ट्रांसमिशन में इसको डिस्कशन का हिस्सा बनाया। ये जो टारगेट मीट करने की बात हो रही है इस साल, कैसे करेंगे? एक तरफ ये खसारा बढ़ता चला जाएगा, फिर टारगेट मीट करने की, अचीव करने की, तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि टारगेट को भी मीट करेंगे? बिल्कुल जी, देखिए बिलाल, कुछ चीज़ें समझने की है। शाह साहब ने बड़े खुल के, बड़े आसान और साल अंदाज में तमाम चीज़ों को जो है वो इलाबरेट किया, और यकीनन सुनने वालों को बहुत आसानी से ये बात समझ में आ गई होगी। मैं उसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना ये हफ्ते, 10 दिन, महीने, साल, 2 साल का खेल नहीं है। ठीक है। पहले तो आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक लॉन्ग टर्म प्लान डिसाइड करना होगा। आप उसको चार्टर का नाम दे दीजिए, आप कोई भी नाम उसको दे दीजिए। जब आपके पास एक लॉन्ग टर्म प्लान होगा, तब आप जाके इसको आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली और ग्रेजुअली चीज़ों को ठीक करेंगे। अभी देखिए, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एक्सपोर्ट्स, यानी कि जब उसकी तिजारत सही होगी तो फिर वो डिपेंडेंट होगा, सेल्फ सफिशिएंट होगा। अब IMF के प्लान में रहते हुए आप कितनी देर प्रोग्रेस कर सकते हैं, सवाल ये पैदा होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या आप इस प्लान में रहते हुए प्रोग्रेस कर भी सकेंगे या नहीं। देखिए, IMF से प्लान या पैसे लेकर आप कर्जों की अदायगी कर सकते हैं या अपने जो थोड़े बहुत मामलात हैं उसको चला सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी, जो बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी का एक बहुत बड़ा, यहाँ पे एक आप समझ लें कि दुनिया के जो है वो बड़े ममालिक में इसका शुमार होता है आबादी में। तो अब कहने का मकसद ये है कि आपको एक प्लान लेकर आना होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अभी इंपोर्ट्स की बात हो रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि जहां पर एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए वहां पे इंपोर्ट्स ज्यादा है। अब इसके जो बीच में जो गैप है, इसको तिजारती खसारा कहते हैं। इसको कैसे कम किया जाए? अगर आप एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा पा रहे, अगर आपके पास कोई ऐसा प्लान नहीं है, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ये जो आपकी इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, इसको कम करना होगा। आपको इसमें से अपने अखराजात को कम करना होगा, एक्सपेंडिचर को आपको कर्टेल करना होगा, इंपोर्ट्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे और इसकी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करेंगे। तो ये प्लान, ये ओवरनाइट प्लान आ नहीं सकता कि जो आपको रातों रात ये तमाम चीजें ठीक करके दे दे। जब ये तमाम चीजें ऑर्डर में हो जाएंगी, देखिए अभी हम कुछ देर पहले भी ये बात कर रहे थे कि चीजें हमारे पास हैं, रिसोर्सेज हमारे पास है, बस हमारे पास अनफॉर्चुनेटली जो चीजें हैं वो ऑर्डर में नहीं है। अब कोई भी गवर्नमेंट आए वो चीजों को ऑर्डर में करेगी। देखिए, इस बजट की भी अगर हम हाइलाइट्स देखें, इसके अंदर जैसा भी शाह साहब फरमा रहे थे, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा कि हमारे पास ना इतना रूम है, ना स्पेस है कि हम किसी किस्म का रिलीफ, अच्छा रिलीफ को हम क्या समझते हैं? रिलीफ को हम समझते हैं कि कीमतों में कमी कर दी जाए। ये टेक्निकली इस वक्त पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप दुनिया पे जरा नजर डालें कि हो क्या रहा है। एक तरफ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिमांड बहुत तेजी से बढ़ी है। पोस्ट कोविड जो सिचुएशन रही है उसमें फूड आइटम्स की हमने देखा है डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ती है तो कीमतें खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जब इस तरह के चैलेंजेस होते हैं तो मैंने अगेन फिर आपसे कहूंगा कि आपको एक इकोनॉमिक प्लान लेकर चलना पड़ता है। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, अब जैसे आप मिसाल एक छोटी सी देता हूं कि आपको खाने पीने की अशिया या कुछ ऐसे आइटम जिसमें आप पहले सरप्लस में हुआ करते थे, जिसमें आटा है, जिसके अंदर चीनी है, जब आप एक्सपोर्ट करते थे, अब आप नेट इंपोर्टर्स बन गए। तो यहां पे ये मिसमैनेजमेंट हुई है आपसे, जिसकी वजह से आपको $10 बिलियन सिर्फ इसके ऊपर खर्च करना पड़ा। आपको चाय मंगानी पड़ती है, खुर्दनी तेल मंगाना पड़ता है। आपने इसको कम करना है। आपने अपनी जो है प्लान ऐसा एक आपने लेकर आना होगा जिसके जरिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, ठीक है, चीजें बेहतर हो सके। यासिर बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं आप। चूंकि ब्रेक का भी कहा जा रहा है, मैं चाह रहा हूँ शाह साहब का इनपुट लें और फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। शाह साहब, चूंकि 22वां IMF का प्रोग्राम है हमारा, ये अगर सायर हो जाता है और जाहिर हमें जाना पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। IMF के प्रोग्राम्स में रहते हुए, जिस तरह यासिर बात कर रहे थे, दुनिया भर में जो ममालिक IMF के साथ जाते हैं, प्रोग्राम्स उनका अडॉप्ट करते हैं, तरक्की भी करते हैं, ऐसा नहीं है। हम क्यों फेल हो जाते हैं? हमें जब वहाँ से डॉलर्स मिल जाते हैं, IMF की किस्तें मिल जाती हैं, वो सही जगह लगती नहीं है, ऑर्डर डिसऑर्डर का मसला है, क्या इश्यूज हैं? शाह साहब, पाकिस्तान की 70 साल हो गए हमें IMF में, और ये 22वां प्रोग्राम है। हर तीसरे चौथे साल हम IMF में जाते हैं, और IMF में कभी जाते हैं जब हम बैंकरप्ट हो जाते हैं ना, जब हम कर्जे नहीं दे सकते और करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान में ग्रोथ जब भी होती है वो इंपोर्ट और कंजम्पशन लेड ग्रोथ होती है, इन्वेस्टमेंट लेड ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है ना? बेसिकली हमारी इकोनॉमी जो है वो अनवायबल है। अनवायबल क्यों है?
इस एक वजह, हालांकि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत हैं अल्लाह के फजल से, लेकिन हमारे पास जो है जिस चीज की कमी है, एक सबसे बड़ी जो कल्प्रेट है ना इस मुल्क में, जी वो गवर्नमेंट है, सरकार है। आपको मैं एग्जांपल दूं, मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि आप एग्जांपल बांग्लादेश से कंपेयर करें ना, आजकल काफी कंपैरिजन होता है जी, हो भी रहा है, कल से हम देख रहे हैं जी। वो आप ये देखें कि 50 साल उनको हुए हमसे जुदा हुए, और हमसे हाफ भी नहीं थे उनकी जीडीपी, और अब उनसे हमारी 50% से हमारी जीडीपी से बढ़ गया है, उनका $40 बिलियन से ज्यादा है। इट्स कंसिडर्ड कि वियतनाम के बाद जो है बेस्ट एशियन इकोनॉमी हो गई है। वजह क्या है? एक बड़ी वजह जो है वो ये है कि एक तो खैर उनका डिफेंस नहीं है, हमारा डिफेंस एक्सपेंडिचर है 70 साल से, बट मैं उसको छोड़ दें, वो एक इम्पोर्टेंट हमारी जरूरत भी है, लेकिन ओवरऑल हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो 22% है जीडीपी का हमारी, ठीक है ना, और बांग्लादेश का 14% है। जहां तक टैक्स टू जीडीपी का ताल्लुक है तो हमारा भी 9-10% है, उनका भी 9-10% है, मोर और लेस हम थोड़े से उनसे बेहतर हैं। तो वो बात ये है कि गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो हमारा बहुत ज्यादा है उसके मुकाबले में, और जो गैप है वो फिस्कल डेफिसिट जो है, इसीलिए हमारे फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज मिला के तो हमारा ये कोई पिछले 30-35 साल से 7-8% ऑफ द जीडीपी हमारा बजट का खसारा होता है। जब ये खसारा होता है तो ये इन्फ्लेशन आम आदमी के ऊपर जाता है और अनप्रोडक्टिव हो जाती है हमारी। उसके अलावा हमारी क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा बड़ी है, वहां पर एक सरकार है, एक सूबा है, मतलब कोई सूबे नहीं है। यहाँ पर गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, 32 लाख एम्प्लॉइज हैं, जिसमें से मैं समझता हूँ, मेरे असेसमेंट में रहा हूँ गवर्नमेंट में, सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी देखा है, मैं आपको बता सकता हूँ कि कम से कम 10-15% तो हमारे पास घोस्ट एम्प्लॉइज है। ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बात यह है, इतने अदारे खोलते गए हैं हम, फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, भाई आप खर्चा कम करें। ठीक है शाह साहब, चूंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से बाद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक छोटा सा सवाल, जहां पे आप ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर हमारी कैबिनेट बहुत बड़ी है, चाहे हम लोकल बॉडीज की बात करें, चाहे हम सूबों की बात करें या वफाक की, बांग्लादेश से आप कंपेरिजन हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 दिनों से मुसलसल चल रहा है, वहाँ सियासी इस्तेहकाम भी तो है, मुसलसल एक हुकूमत है, वो उनको टाइम मिला, रिफॉर्म्स हुए, तो आप नहीं समझते कि ये एक फैक्टर भी है वहाँ पे शाह साहब? और इस्तेकाम भी है वहाँ पर, 2 पॉलिटिकल पार्टीज, एक डेमोक्रेटिक सेटअप भी है। और दूसरी बात ये है ना कि एक ये भी वजह है कि बांग्लादेश में हमारा जो है, बाज़ औक़ात कहते हैं कि डाइवर्सिटी इज अ स्ट्रेंथ, लेकिन हमारे हिसाब से हम जो है आपस में बहुत लड़ते रहते हैं हर चीज पे। और वेरी राइट शाह साहब, इस पे बात करेंगे, चूंकि ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद शाह साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेरी राइट जी, शाह साहब ने बहुत अच्छा वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है बजट के हवाले से, और इस बजट ट्रांसमिशन के अंदर तमाम चीज़ों को जो है वो उसका तज़किया लिया गया है। हमारे साथ यासिर भी मौजूद हैं पैनलिस्ट के अंदर, और असद अली शाह साहब भी ऑन कॉल मौजूद हैं। शाह साहब, आपकी तरफ बढ़ेंगे। हम ब्रेक से पहले ये डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अगर सियासी इस्तेहकाम कितना ज़रूरी समझते हैं आप मौशी इस्तेहकाम के लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब ये गवर्नमेंट आती है वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रही होती है, तो हम देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट को लाने की तैयारी की जाती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज का अलायंस होता है, फिर अभी ये जो अलायंस गवर्नमेंट है, तो इसको कैसे देखते हैं आप चीज़ों को? मैं बताता हूँ आपको, मैं क्योंकि मैं सियासत में भी रहा हूँ, मैं आपको बताऊँ कि सियासी इस्तेकाम जो है जाहिर है जरूरी है, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपोजिशन नहीं गिराती, वो खुद अपने आप को गिराती है।
ठीक है ना? जी जी बिल्कुल। ये जो है ये इस गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इमरान खान सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपने आप को खराब करके। और जब ये इमरान खान साहब थे तो उनको ये सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ये समझना चाहिए इनको कि लोग पाकिस्तान में इतने पिसे हुए हैं बेचारे, इतना इन्फ्लेशन है, इतना बुरा हाल है, उनको अच्छी गवर्नेंस की जरूरत है। एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करने से मसला हल नहीं होगा। और जैसे बात हो रही थी, हमें कुछ फंडामेंटल चीजें यहाँ पर करनी होंगी, अपना स्ट्रक्चरल चीजें अपने घर को ठीक करना होगा। तो बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। एक और चीज मैं बजट पे कहना चाहूंगा, जी जी, ये जो इस वक्त देखें बहुत बड़ा जो मसला है ना, जो IMF भी आपको कहता है कि अपना खसारा कम करें। जी, हमारा जो खसारा है वो सिर्फ नंबर गेम नहीं है ना, उसका इम्पैक्ट यही आता है कि इन्फ्लेशन और बढ़ जाता है। जी ठीक है। आपने अब ये क्या करते हैं, सारे शौक में होते हैं कि ये भी खर्चा कर दो, ये खर्चा कर दो, ये रोड बना दो, ये कर दो, हर एक का अपने डिमांड्स होते हैं। अब एक सिंपल मैं एग्जांपल दूं, सबसे ज्यादा पॉपुलर चीजें जो है ना, जैसे फेडरल गवर्नमेंट में हायर एजुकेशन, जी जी, यूनिवर्सिटीज पे यूनिवर्सिटीज बना दी हैं इन्होंने। मुझे बताएं, हमारे पास जो वो यूनिवर्सिटीज में बच्चे निकलते हैं, जी जी, वो बेचारे एम्प्लॉयबल भी नहीं है। पूरी दुनिया इस वक्त स्किल की तरफ जा रही है जी। और पता नहीं कितनी यूनिवर्सिटीज, इस्लामाबाद में 27 यूनिवर्सिटीज हैं यार जी। मतलब ये कि, और ये जो यूनिवर्सिटीज अभी कह रहे हैं गवादर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, भाई गवादर में उनको पानी दें, उनको बेचारों को बेसिक नेसेसिटीज के ऊपर काम करने, वेरी राइट, बना रहे हैं। तो ये इस तरह के इतने महकमे हैं फेडरल गवर्नमेंट में, 550, वो कहते हैं जी इतना खर्चा नहीं है, 550 बिलियन इज मोर देन द एंटायर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के गवर्नमेंट से ज्यादा। प्रोविंशियल आपको फेडरल गवर्नमेंट में क्यों चाहिए? यू नीड लीन एंड स्मार्ट गवर्नमेंट। तो एक तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो PSDP है ना, जो सारे इकोनॉमिस्ट कहते हैं जी ये बहुत जरूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है। बिकॉज ये जो पब्लिक सेक्टर इनका 800 बिलियन का है, सूबों के मिलाएंगे अगर तो उनका मिला के कोई 1.5 तो ये जाके 2.3 ट्रिलियन का अमाउंट बनेगा। बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ इसको जो है ना आप 1/4 पे ले आए, बिल्कुल ठीक जो है ना, तो आपका खसारा कम हो जाएगा। लेकिन शाह साहब इसमें तो इस दफा इन्होंने 136 अरब रुपए और इसको बढ़ाकर 136 अरब रुपए कर दिया है। आप ये देखें ना, इसमें आधे पैसे तो कमीशन और करप्शन और नजर हो जाता है। एग्जैक्टली ये। अच्छा, और फिर ये जो प्रोजेक्ट्स जो हैं एक तो टाइम पे कंप्लीट नहीं होते। आप अगर देखें 6 ट्रिलियन से ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट की जो है ना वो पाइपलाइन है, इस तरह से सारे सूबों में है। और ये जो प्रोजेक्ट्स है ना ये लायबिलिटीज बन जाती है। एग्जैक्टली प्राइवेट पार्टनरशिप में करें, प्राइवेट सेक्टर को करने दें, वेरी इंपॉर्टेंट ना, यहाँ पॉलिसीज बनाएं। ये पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ने भी पाकिस्तान को बैंकरप्ट किया है। जी शाह साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, जो एक चीज बड़ी बॉदर करी है काफी देर से, कि हमारे पास जो हमारे सिक्लिकल यूनिट्स हैं इनसे कब जान छुड़ाएंगे? देखें, हमारे पास कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं आई, हम बेल आउट पैकेजेस देते रहे, उनको सब्सिडीज देते रहे, ये इसको कैसे ओवरकम करेंगे? देखें, अगर हम इसको नहीं कंट्रोल करेंगे तो फिर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट, ये जो पब्लिक सेक्टर SOEs हैं, जी उस पर आदमी, मैं इनको मतलब ये कि I made the public sector governance rules also, जिसको कभी इन्होंने कंप्लाई नहीं किया, उसमें कंपनी लॉ में भी हैं जी। बात ये, पिछले साल आपका सिर्फ TIA का 50 अरब रुपए का नुकसान है जी। अब बताएं। ठीक है, रेलवेज का भी 40-50 अरब रुपए हर साल होता है। स्टील मिल में अभी बंद पड़ी हुई है, फिर भी 10-20 अरब रुपए। और फिर पावर सेक्टर जो है उसमें सारे जो डिस्कोज हैं उनके लॉसेस अगर ले लें तो मतलब 500-600 अरब रुपए से 1000 अरब तक जो है ना वो उसमें खर्चा होता है। ये अगर मुफ्त में भी दे देना लोगों को जी, तो ये, और ये तालीम पे लगाएं यार पैसे। अच्छा, और फिर जो तालीम हमने की हुई है वो एक अलग अजाब है सूबों में। आप ये देखें, वो टीचर्स की तनख्वाह जो है वो लाख रुपया हो गई है। ऐसे ही वो टीचर्स ऐसे रखे हुए हमने, न जो पढ़ाना चाहते हैं न पढ़ाना उनको आता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल बात ये है कि वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में भी वो एक्चुअली हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं। जी जी, ऐसा ही आपने बिल्कुल ठीक कहा। शाह साहब, एक हमेशा से हम बात सुनते आए, उसकी जो है ना, एक मैं करूँ, ये सिर्फ कॉस्ट नहीं है जी। अच्छा शाह साहब, ये सियासी नारे के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि हम नौकरियां दे देंगे और ये कर देंगे, तो ये फॉर गॉड सेक कोई इनको बताता नहीं है कि जब तक प्राइवेट सेक्टर ग्रो नहीं करेगा तो आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? ये कौन सा फॉर्मूला है कि जिसमें आप सरकारी इदारों में कितनी नौकरियां दे देंगे, क्योंकि वो तो पहले ही ओवरबर्डन है,
आपको तो वहां से लोगों को कम करना है, लेकिन जब ये सियासी नारे लगाए जाते हैं और जो कि प्रैक्टिकल भी नहीं होते, कैसे इनकी बातों पे लोग यकीन करते हैं? ये सिलसिला क्या है? बस वो बेचारे लोग जो हैं वो इतने डिपेंडेंट कर दिया है, क्योंकि देखें हमारे मुल्क में कोई जो है जो तरक्की करते हैं ना मुल्क, मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग शायद नाराज हों, सबसे बेस्ट एग्जांपल है इजराइल का। इजराइल जो है वो और पाकिस्तान दो एक रिलीजन के नाम पे दो मुल्क बने, वो भी मिलिट्री नेशन है सराउंडेड बाय ह्यूज एनिमी, वी आर आल्सो अ मिलिट्री नेशन सराउंडेड बाय ह्यूज एनिमी, राइट? अच्छा, वहां पर जो है उन्होंने कितनी पॉपुलेशन है, 1% होगी जो मुसलमानों की इतनी पॉपुलेशन है, लेकिन उन्होंने 20% जो है जूस जो है वो नोबेल लॉरेट्स क्रिएट किए हैं। फर्क क्या है? उनके जो मिलिट्री में लोग जाते हैं ना, वो 1 साल कंपल्सरी, उसके बाद जाके एंटरप्रेन्योर्स बन जाते हैं वहां पर, और वहां पर हर चीज पे वो सवाल करते हैं, डिबेट होती है, क्वेश्चन करते हैं, आपस में लड़ते हैं, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग आती है सवाल करने से। हमारे पास जो हमारा मुआशरा है ना, वो अगर कोई सवाल करता है तो वो समझते हैं कि वो बदतमीज आदमी है। और हमारे पास जो सारे खानदान में देख लें, खानदान का बड़ा जो है वो कितना भी गधा हो, उसको कहते हैं ये बेज होगी अगर उसके खिलाफ कोई या उससे कोई चैलेंज करता है, कोई सवाल करता है। इसी तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो सीईओ होता है, जो सूबे में जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो आर्मी में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, या प्राइम मिनिस्टर होता है, या पार्टी का हेड होता है, कोई बोलता ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा मतलब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारे लीडर जो है उसमें वो सारे फॉलोअर्स होते हैं। शाह साहब, आप बड़ी जबरदस्त, चूंकि आपने बात ऐसी कर दी, और इस पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब हम बजट की बात करते हैं तो कहा यह जाता है कि जी बजट के ऊपर चूंकि सबका इनपुट होता है, स्टेक होल्डर्स होते हैं, थिंक टैंक्स होते हैं, और फिर आप जैसे लोग, चूंकि आपका एक बड़े सियासी घराने से ताल्लुक है, खुद आपने सियासत में भी सर्व किया, आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी आप काम करते हैं, खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सारी चीजें होने के बावजूद आप जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जब ये बजट बनता है तो अपना इनपुट नहीं देते, इस तरह के लोगों से राब्ता नहीं किया जाता, पब्लिक सेक्टर से राब्ता नहीं किया जाता, ताकि इनपुट देकर फिर अच्छा और जबरदस्त किस्म का बजट तैयार किया जाए, या पॉलिसी मेकिंग के लिए आप जैसे लोगों का इनपुट लिया जाए? वो बात ये है ना कि वो ये जो दुनिया का आजकल सबसे एलन मस्क का अभी बीच में आया था ट्वीट, उसने कहा था कि मैंने अपनी लिस्ट ऑफ एनिमीज देखी है, इट इज टू शॉर्ट, इट शुड बी मच लॉन्गर। यस यस। और वो कहता है कि आई लाइक ब्रूटल क्रिटिसिज्म अगेंस्ट मी। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही। कि लोग वो तरक्की करते हैं जो कि अपनी इस्लाह चाहते हैं। हमारे पास जो है, जो लोग आगे आ जाते हैं ना, वो समझते हैं हम अक्ल कुल हैं, सुकरात ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक, और किसी की दूसरे की बात ही नहीं सुनते। अगर कोई दूसरा आदमी कोई जो है अगर थोड़ी सी उनको इस्लाह करने की, वो समझते हैं कि यार ये तो मेरा दुश्मन है। ऐसा ही है। शाह साहब, ये है कि जी जी, अगर आपने सारे, बहुत ही आसान है, जो वो कहते हैं ना, मतलब अगर सारे ही आपसे एग्री कर रहे हैं, इसका मतलब ये वो आपके दोस्त नहीं है, नहीं है। एग्जैक्टली। या अगर आपको जब तक क्रिटिसिज्म और डिबेट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा तो वैल्यू एडिशन नहीं होगी। मैं आपको नहीं हो सकती, वेरी ट्रू होती, शाह साहब करने से थिंकिंग होती है। जी जी। तो हमने सोचना, वो कहते, किसी ने कहा कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम जो है ना वो सोचना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। शाह साहब, एक चीज का जवाब चाहूंगा, वक्त क्योंकि कम है। शाह साहब, बहुत सारे मामला को डिस्कस करना है। मेरा जो कंसर्न है, जिसके ऊपर मैं काफी अरसे से सोच विचार कर रहा हूँ, वो ये कि जब बड़ी इकोनॉमीज का जायजा लेते हैं तो वहां देखते हैं कि ये जो स्मॉल बिजनेसेस वाले हैं या एसएमईज हैं, इसको स्ट्रेंथन किया जाता है। पावर इधर लाई करती है। अगर आप नौकरी नहीं दे सकते तो आप कर ये सकते हैं कि आप उनको स्ट्रेंथन करें, आप उनको ईज दें। जब वो ग्रो करेंगे तो यही ये छोटे छोटे यूनिट जो है वो लार्ज स्केल की तरफ मूव कर जाएंगे, और फिर आप देखेंगे खुद ब खुद वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी आपके पास आना शुरू हो जाएगी। ये कंसिडरेशन में अभी तक देखा नहीं और कभी सुना नहीं। बात जरूर की जाती है, एक सरसरी बात करते जरूर है, लेकिन इसके लिए करने की क्या जरूरत है, ये जरा फरमाएं ना। बिल्कुल, एग्जैक्टली, यू हैव हिट द नेल। देखिए, आप ये देखें ना कि इसका एग्जांपल यही है कि आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देख लें, जी जी, टॉप 10 कंपनियां हैं जी, ये सारे यंग लोग हैं। ये 10-20 साल पहले exactly. एक गैरेज से काम स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल, ये जो है, या स्टीव जॉब्स जो है 25 साल की उम्र में जो है ना, ये बिलियनियर्स बन जाते हैं, मिलियनियर्स बन जाते हैं। तो इनोवेशन जो है ना, वो हमेशा यंग लोग करते हैं। जी। एक तो ये है कि हमारे
मुल्क में हम यंग पीपल उनको इंकरेज नहीं करते। हमारे पास अगर आप देखें तो सारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जो मतलब जो बड़े बिजनेसमैन हैं, वो वही फैमिलीज हैं जो 40 साल पहले थी। जी, ऐसे ही कोई आपको नया नजर नहीं आएगा। आप मैं था ये कराची स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप कंपनी अवार्ड्स थे, अगर वो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने तो 3 सालों का साथ हुआ था जी। तो मैं SECP के पॉलिसी बोर्ड पे भी था, तो हम गए थे, तो मैंने जब उसका क्राइटेरिया देखा, पूरी क्राइटेरिया में इनोवेशन है ही नहीं उसमें। जो है ना, कोई जिद्दत जो है ना कि नई चीज क्या की भाई, आपके पास वही क्या, एक तो बैंक्स हैं आपकी टॉप कंपनीज जो हैं जी, वही टॉप परफॉर्मर है आपके। प्रॉफिट सबसे ज्यादा वो क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट को बोरोइंग चाहिए और वो गवर्नमेंट को पैसे देते हैं और डिपॉजिट जो है ना वो 3-4% पे मिलते हैं और गवर्नमेंट जो है 15% पैसे लेती है और कोई रिस्क लेने की जरूरत ही नहीं है। विदाउट रिस्क टेकिंग जो है ना बैंक्स पैसे बनाते हैं। अच्छा शाह साहब, एक मसला और भी है। शाह साहब, आपने स्टॉक मार्केट का तस्करा कर ही दिया, अब ये भी आप देख लें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अगर एक्टिव कंपनीज 250 से भी कम हो, वैसे तो उसके अंदर रजिस्टर्ड आप 600 के करीब मान लें, लेकिन अगर एक्टिव भी उसमें से 200 के करीब कुछ हो, तो आप सोचें कि फिर मुल्क किस तरफ जा रहा है आपका, कैसे फिर आप तरक्की कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू देखें ना। जी जी। एक कंपनी भी ऐसी नहीं है, मतलब टोटल $100 बिलियन तक की हमारी वैल्यू हो गई थी स्टॉक मार्केट की 2017 में। जी, अब जो है वो 40 पे आ गई है। ऐसा ही है। उसके मुकाबले में इंडियन जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता था वो 90s में वो होता था कोई हमारे 8 to 9 टाइम्स। जी। इस वक्त जो है आप हिसाब लगाएं, हम $40 बिलियन पे हैं, वो 3.2-3.3 ट्रिलियन डॉलर्स पे, ट्रिलियन डॉलर। वो उनका जो है इंडिया की इकोनॉमी से भी 110% ऑफ द GDP है। हमारी जो इकोनॉमी है वो अगर $350 बिलियन की है, तो उसके हिसाब से दिखा दें, देख लें कि हम हमारी कहाँ खड़े हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। बात वही है ना कि वहाँ पर भी इसीलिए कोई कैपिटल भी नहीं आता, कोई इनोवेशन भी नहीं है, सारी वो पुरानी कंपनियां हैं। हमारा जो बड़ा जो है ना बिजनेस एलीट जो है जी, वो पावर सेक्टर में जो है वो उन्होंने सारे, और या फर्टिलाइजर है या पावर सेक्टर है या इसी में पर सबके इसी में उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं। यासिर, आप की तरफ भी बढ़ेंगे। हम कमोडिटीज बेचते हैं, जी हम जी, वैल्यू एडिशन कोई नहीं करते। एग्जैक्टली। ठीक है शाह साहब। यासिर, जी जी, अगर एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर ली जाए, आप लोग भी इसमें काफी काम कर रहे हैं, यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या इकदाम होने चाहिए थे, या फिर ऐसे इस बजट में कोई चीज ऐसी मौजूद है जो यूथ एम्पावरमेंट को सपोर्ट करे? देखिए, अप्रोच आपकी एक होनी चाहिए गवर्नमेंट की। अब जैसे अभी शाह साहब ने बड़े खुलकर तमाम चीज़ों को हाईलाइट किया और बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं शाह साहब को। मैं तो ये चाहूंगा कि वही थोड़ा सा और इसके ऊपर वो रोशनी डाले। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूंगा, देखिए आपका विजन एक आपके पास, तो मैं चाहूंगा आप भी थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा इस पे वो कर देता हूँ कि जरा देखिए, पहले आपके पास विजन होना चाहिए। अगर आप अपने नौजवानों को पीली टैक्सियां, हरी टैक्सियां, लाल टैक्सियां अगर देंगे, तो इससे ये पता चल जाता है कि आप उनको किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो देखें, आपको इस वक्त जो हंगामी बुनियादों पर काम करना है, मेरी अपनी जाती राय है, हो सकता है कि मैं इसके अंदर गलत हूं, शाह साहब इससे जो है वो ठीक कर दें मुझे। सबसे पहले आपको तालीम के ऊपर काम करना पड़ेगा, बुनियादी तालीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एजुकेशन देनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा और हंगामी बुनियादों पे करना पड़ेगा। अगर आपने इसको नहीं किया, आपके पास वो दिमाग नहीं आएंगे, वो आइडियाज नहीं आएंगे। अब वो आइडियाज आते भी हैं लेकिन वो मटेरियलाइज नहीं हो सकते। शाह साहब, चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, आखिरी 1 मिनट है, यूथ के लिए क्या पैगाम देंगे? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। बेसिक एजुकेशन पे कभी आप करें प्रोग्राम, मैंने पेपर भी लिखा है उस पे, और ये स्किल डेवलपमेंट इज द की। जी जी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें अपना कल्चर जो है उसमें क्वेश्चन, किसी ने कहा कि जज अ मैन, वोल्टेयर ने कहा था, जज अ मैन बाय हिज क्वेश्चंस नॉट बाय हिज आंसर्स। Yes. तो सवाल जब तक सोच नहीं करेंगे, और प्लस ये है कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें रिस्क टेकिंग, अगर किसी ने रिस्क लेके फेल हो गया तो वो फिर गुनाह हो जाता है। Exactly. देखिए, जो ये जो सोसाइटीज है ना, अमेरिका जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है, या इजराइल है, या इन मुल्कों में ये सारे जो इनोवेशन होती है, जो तरक्की होती है, ये एंटरप्रेन्योर करता है। Exactly. आप देखें, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनी थी, वो उस कंपनी ने पूरी दुनिया को रूल किया। वो कंपनी थी ना, बिल्कुल, है ना, बिजनेस के लिए आए थे वो। बिल्कुल। तो उससे पहले डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी जी। तो ये कंपनियों ने, मतलब ये है कि ये एंटरप्रेन्योर्स ने दुनिया जो है ना बनाई है। बिल्कुल ठीक है, और उसको जो है डेवलप करने के लिए हमें कल्चर जो है ना प्रमोट करना, और ये
जो है रिस्क टेकिंग कल्चर, और फेलियर जो है ना गुनाह नहीं होना चाहिए। हर ठीक है, इंकरेज करनी होगी यूथ को और एम्पावरमेंट करना होगा, यूथ को स्किल करना होगा। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने प्रोग्राम में हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में वक्त दिया। और यासिर आपका भी बहुत शुक्रिया, बिलाल आपका भी शुक्रिया। और हमारी ट्रांसमिशन हम चूंकि कल से बिजनेस के हवाले से और ख़ास तौर पे बजट पे बात कर रहे थे, और ट्रांसमिशन चूंकि यहाँ पे ख़त्म हो रही है, और ट्रांसमिशन अगर मैं ये कहूँ कि ख़त्म नहीं हो रही, कल पोस्ट बजट पे भी बात करेंगे। कल मोहम्मद यासिर आपको 8 से 9 ज्वाइन करेंगे। हम सब आज आपको यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करेंगे, और उसके बाद कल यासिर 8 से 9 आपको ज्वाइन करेंगे। कोशिश की हमने कि बजट के हवाले से बात करें और आप तक बजट का जो निचोड़ है, जो हमारे साथ आज ज़बरदस्त किस्म के पैनलिस्ट मौजूद रहे, उनका जो तज्जिया था, तबसरा था, आप तक पहुँचाया। और यहाँ और आपने और यासिर ने भी बड़ी खूबसूरती से पूरा दिन जो है थैंक यू बिलाल, और मुझे बिलाल को, यासिर को और K21 की पूरी मैनेजमेंट और हमारी ख़ास तौर पे जो प्रोडक्शन टीम है उन सब की तरफ से उनका सबका शुक्रिया भी। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह।